हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। लेट्स स्टार्ट। सी, दिस इज अ क्वेश्चन, लेट्स जस्ट रीड इट फर्स्ट। इट सेज दैट अ बुलेट ऑफ मास 50 grams moving with an initial velocity of 100 meter per second strikes a wooden block। आपके पास एक बुलेट है जिसका मास है 50 grams एंड इट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इट स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। ये किसको स्ट्राइक करती है? ये एक वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है। दिस इज अ वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करेगी। ऑब्वियसली बात है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, बुलेट उसे स्ट्राइक करेगी, दैट बुलेट विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो जब उसको स्ट्राइक करती है तो क्योंकि जो बुलेट है दिस इज हैविंग अ वेरी हाई वेलोसिटी ड्यू टू विच इट्स मोमेंटम इज वेरी हाई। अब मोमेंटम जो है उससे पता चलता है कि ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फोर्स भी एक्सर्ट करने वाली है उसी सरफेस पे जिसपे भी वो स्ट्राइक करेगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो आपका फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, राइट। तो अब क्या करेंगे, ये जो बुलेट है ये जब वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद इट इज लाइकली टू कम टू रेस्ट, बट वो शायद एकदम से रेस्ट पे नहीं आती है। इट पेनिट्रेट्स अ लिटिल इनटू द वुडन ब्लॉक एंड देन कम्स टू रेस्ट। सो दिस इज मेंशन्ड हियर that it strikes a wooden block and comes to rest after penetrating a distance of 2 centimeter in it। ठीक है, तो वो उसमें लगभग 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पे आती है। फिर है कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, रिटार्डेशन विच इज कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक एंड द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। तो अभी क्या है कि जो आपका बुलेट है वो ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। अब ये बुलेट की एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट मीन्स जब बुलेट ने वुडन ब्लॉक को टच नहीं किया उससे पहले वो अपनी यूनिफॉर्म गति से ट्रेवल कर रहा है, जो कि मेंशन की गई है 100 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर टचिंग द वुडन ब्लॉक शुड ऑल्सो बी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो इतनी ही स्पीड, ये इसकी स्पीड है जो थोड़े डिस्टेंस से चल रही है, और यही स्पीड वो है जो हमने तब कंसिडर करनी है जब वो बुलेट को जस्ट हिट करने वाला है, when it is just about to hit the bullet। क्योंकि जो आपका प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक है, जो आपका बुलेट है जब वो वुडन ब्लॉक को हिट करने वाला है, तो जो प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक है वो क्या करेगा? जो प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक है वो एक तरह से, तो आपका जो ये वुडन ब्लॉक है ये एक हिंड्रेंस की तरह काम करेगा। जब आपकी बुलेट इस ब्लॉक को हिट करेगी, उसको स्ट्राइक करेगी, देन दिस वुडन ब्लॉक इज गोइंग टू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन इट। ठीक है, वो एक हिंड्रेंस है, रास्ते का एक ऑब्स्टेकल है उसके पाथ में। इसका मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज नाउ गोइंग टू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द बुलेट। वो बुलेट पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो फोर्स एक तरह का रिटार्डिंग फोर्स की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पाथ में आ रहा है। दैट इज द फोर्स विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। सो प्रेजेंस ऑफ बुलेट इज गोइंग टू ऑफर अ रिटार्डिंग फोर्स टू द मूविंग बुलेट, राइट। तो अभी क्या इसका मतलब होता है कि जो आपका बॉडी का रिटार्डेशन होना है, वो रिटार्डेशन कब शुरू होना है? वो रिटार्डेशन तब शुरू होना है जब आपकी बुलेट ने वुडन ब्लॉक को टच कर लिया। जैसे ही उसने वुडन ब्लॉक को टच कर दिया उसका रिटार्डेशन फेज शुरू हो गया। उससे पहले मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी, लेकिन द मोमेंट इट इज गोइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द वुडन ब्लॉक, इट्स रिटार्डेशन फेज इज गोइंग टू बिगिन। तो रिटार्डेशन फेज में क्या होगा? आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होगी विच इज नथिंग बट 100 मीटर पर सेकेंड, और एक आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी जो कि ऑब्वियसली 0 होनी चाहिए। क्यों 0 होनी चाहिए? बिकॉज द बुलेट इज कमिंग टू रेस्ट। अभी जो बुलेट है वो ट्रैवल किसके अंदर कर रही है? इट इज ट्रैवलिंग इनसाइड द वुडन ब्लॉक। इनसाइड द वुडन ब्लॉक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। नाउ आई थिंक दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। इतना हमें पता है और इससे हम इतना समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन होगी। निकालना क्या है आपको? पार्ट 1 इज आस्किंग फॉर इनिशियल मोमेंटम। वेरी सिंपल, जो आपका इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला रहेगा मास
into velocity. The product of mass and velocity gives you momentum. So initial momentum I'm indicating by pi, right? So pi is the initial momentum and this should be given by the product of your mass and initial velocity u. So where's your mass? Your mass is 50 grams. आपका 50 ग्राम्स का मास है और आपकी 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. आपकी 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. तो इसके प्रोडक्ट से आपके पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा. अच्छा जी, इसमें आपको यूनिट्स को थोड़ा सा कंपैटिबल करना पड़ेगा. हमने क्या करा है कि हमने जो हमारा वेलोसिटी है उसका एसआई यूनिट लिया है, दैट इज मीटर पर सेकेंड. तो हमें मास का भी एसआई यूनिट लेना पड़ेगा, विच इज किलोग्राम्स. तो हम ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं दिस वे. दिस इज अ सिंपल कन्वर्जन फैक्टर दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. उसको आपने यहाँ पर यूज कर देना है. एंड देन evaluating this, you are getting 5 kilogram meter per second, which is the unit of your momentum. So your answer to part 1, just telling you the initial momentum, that is 5 kilogram meter per second, right? Now we are going to find the second part. अच्छा जी, सेकेंड पार्ट आपका रहेगा 0 बिकॉज इट इज आस्किंग यू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट. अब बुलेट फाइनली रेस्ट पर आ रही है तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी 0 है. तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने की वजह से फाइनल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा बिकॉज मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो इफ योर फाइनल वेलोसिटी काउंट्स टू 0, दैट मीन्स योर फाइनल मोमेंटम इज वेल हैज टू बी 0. सो दैट इज 0, राइट? चलिए अब निकालते हैं हमारा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में पूछा गया है रिटार्डेशन विच इज कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक. तो वुडन ब्लॉक ने कितना रिटार्डेशन किया है वो निकालेंगे. इसके लिए आप ये वाला मोशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज दी हुई हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर. हमारे पास 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट भी है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के बीच में कि ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर करा है फाइनल से इनिशियल से फाइनल पे ड्रॉप करने में. तो ये वैल्यूज को यूज करना है. इनिशियल आपका 100 दिया हुआ है. अच्छा, डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर है जिसको कि आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एंड यू विल गेट 2/100 मीटर्स क्योंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो विल हैव 2 डिवाइडेड बाय 100. बस इसका रीअरेंजमेंट कर लीजिए और यहां से आपके पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -2.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि आपको रिटार्डेशन निकालना है और रिटार्डेशन आपकी डी एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पार्ट होता है. तो मैग्नीट्यूड विल बी द सेम वैल्यू जस्ट विदाउट अ नेगेटिव साइन, राइट? तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा आपका रिटार्डेशन का? 2.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए जी, अब हमें निकालना है व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक. वुडन ब्लॉक ने कितना रिटार्डिंग या रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट करा हमारी बुलेट पे. तो सिंपल सी बात है, आपका ये जो रिलेशन है विच इज गिवन बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, वो आपने यहाँ पर यूज करना है. मास आपका 50 ग्राम्स दिया हुआ था जिसको कि हमने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल द एसआई यूनिट्स. I mean, we are using the SI units of all the physical quantities. तो वो एक compatibility आपको units में establish करनी पड़ेगी. तो हमने ग्राम्स को किलोग्राम्स में कर दिया और ये हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है जो हम पार्ट 3 में निकाल चुके हैं. जो डेटा आपने पार्ट 3 में निकाला था वो आप पार्ट 4 में यूज करेंगे, राइट? सो यूजिंग दिस वी विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ द फोर्स. तो आपके पास फोर्स आ जाएगा 12,500 न्यूटन्स. फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन रहेगा तो आपके पास 12,500 न्यूटन्स का फोर्स आ जाएगा. अगर आप ये कैलकुलेशन फोर्स का सीजीएस यूनिट में भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. मतलब आप ग्राम को मत चेंज कीजिए, लेकिन फिर आपको एक्सेलरेशन जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करना पड़ेगा. और फिर जो आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी वो डाइन्स में आएगी. डाइन्स इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. तो इस तरह से आप डाइन्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, राइट? चलिए जी, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, सो दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट आपका. एंड नोइंग दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का मास दिया गया केवल आपको 100 ग्राम्स और उसके साथ
उसका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है कि जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, जैसे हमने मोशन इन वन डायमेंशन में मोशन ग्राफ्स पढ़ लिए हैं, तो ये मोशन ग्राफ दिया गया है. दिस इज बिकॉज इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट मीन्स वन डायमेंशन मोशन फॉलो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट भी, तो उसका एक जो मोशन का जो नेचर है वो रिप्रेजेंट करता हुआ हमारे पास ये velocity time graph है. Now using this graph we have to find that what is the force which is being exerted on that object. अब सबसे पहली बात, अब जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि उस पर कोई फोर्स काम कर भी रहा है कि नहीं काम कर रहा है. ठीक है, हो सकता है बिना किसी फोर्स के चल रहा हो. I mean, हो सकता है वो किसी बिना किसी फोर्स से कब चल सकता है कोई ऑब्जेक्ट. सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, you have an object and it is said that it is moving in straight line. ठीक है, वो वन डायमेंशन का मोशन फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है. वो इंफॉर्मेशन आपको इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर पता चलेगी. देखिए, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, अगर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसका स्टेट नहीं चेंज हो रहा होगा. ठीक है, फोर्स के बिना तो कोई स्टेट चेंज नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता रहेगा. इफ देयर इज नो फोर्स देन द ओनली काइंड ऑफ मोशन विच इज परमिटेड इज द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नीदर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विच इट इज नॉट, एंड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड. अभी डायरेक्शन तो उसकी नहीं चेंज हो रही, वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, होपफुली एक ही डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहा होगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ से समझ में आएगी. अब ग्राफ को देख के आपको साफ साफ से समझ में आता है कि जैसे जैसे वी आर प्रोग्रेसिंग इन टाइम, एज वी आर इंक्रीजिंग इन टाइम, हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रही है. देखिए, टाइम 1 सेकेंड पे आपके पास कुछ एक वैल्यू आ रही है, टाइम 2 सेकेंड्स पे कुछ एक वैल्यू आ रही है. दैट मीन्स एज द टाइम इज पासिंग बाय, द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग. वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. तो वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है का मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो नहीं ट्रेवल कर रहा. उसकी जो स्पीड है, जो उसकी गति है, वो चेंज हो रही है, और वो चेंज होने का मतलब ये है दैट इट इज डेफिनेटली एक्टेड अपॉन बाय सम काइंड ऑफ फोर्स. ठीक है, अब टाइम के साथ जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो रिटार्डिंग फोर्स नहीं होना चाहिए, वो एक एक्सेलरेटिंग फोर्स होना चाहिए, वो एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो उसकी गति को समय के साथ बढ़ा रहा है. राइट, तो दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट in this situation is undergoing an accelerated motion, a positively accelerated motion. It is definitely acted upon by a certain force, because without presence of any force a body cannot undergo acceleration. वो अपनी velocity को change कर ही नहीं सकती अगर उसके ऊपर कोई force ना act कर रहा हो. राइट, तो यहां से हम इतना समझ में आता है कि फोर्स तो एक्ट कर रहा है. आई मीन उसके ग्राफ को देख के समझ में आता है कि फोर्स तो उस पर एक्ट कर रहा है. ठीक है, अब आपने वो फोर्स निकालना है, और फोर्स होता है द प्रोडक्ट ऑफ योर मास एंड एक्सेलरेशन, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद द मास. मास तो है आपके पास 100 ग्राम्स का, एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन आपको कैसे निकालनी है, देखिए आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. हमने मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, देखिए अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होता है, चेंज इन द y वैल्यूज टू चेंज इन x वैल्यूज, दिस इज स्लोप. राइट, तो अभी इसमें y वैल्यूज क्या है, वेलोसिटी है, दैट मींस स्लोप इज चेंज इन द वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम. और चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है. ठीक है, एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग, and the rate at which the velocity is changing is mathematically expressed by this formula. Right, so that means this ratio is nothing but the acceleration. तो आपको इस ग्राफ की हेल्प से acceleration evaluate करनी है, और फिर वो acceleration को आप इस फॉर्मूला में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. So let's find out the acceleration first. तो acceleration, this is from the graph. From the graph, your acceleration will be equal to what? The change in velocity to change in time. तो आपके पास कोई भी आप ले सकते हैं, any velocity change you can consider, and the corresponding time interval you can take. So for example, we are taking the change in velocity as 0 to 20, मतलब इनके बीच का
वेलोसिटी का गैप ले देते हैं विच इज 20, और ये जो आपके पास वेलोसिटी चेंज आ रहा है दिस इज अपियरिंग इन 5 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राफ, दिस इज अपियरिंग इन 5 सेकेंड्स। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी हमें ये एक्सेलरेशन हमारे फॉर्मूला में यूज करना है। सो वी हैव फोर्स विच इज गिवन बाय, इन केस ऑफ मास यू कैन यूज 100, तो 100 ग्राम्स का मास है, मतलब उसको हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है क्योंकि एक्सेलरेशन को हम एसआई यूनिट में यूज कर रहे हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका केजी हो जाएगा। दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगी 4/10 विच इज नथिंग बट 0.4 न्यूटन्स। तो आपके पास 0.4 न्यूटन का फोर्स उस पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, राइट? चलिए जी, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। हमारे पास 2 kg मास की बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg का, और इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है एंड द फोर्स इज एक्टिंग फॉर हाउ मच टाइम? 0.1 सेकेंड। तो हमारा जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो केवल 0.1 सेकेंड के लिए एक्ट कर रहा है। देखिए, जितने समय के लिए फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे, बॉडी केवल उतने समय के लिए ही एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कर सकती है। एक्सेलरेट करनी है, डी एक्सेलरेट करनी है, वो तो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेटिंग फोर्स है या रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब अपोजिंग फोर्स है या असिस्टिंग फोर्स है। लेकिन आपकी बॉडी जो भी एक्सेलरेशन शो करेगी, बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव, वो करेगी सिर्फ उसी समय के लिए जितने समय के लिए आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। द मोमेंट योर फोर्स इज डिसकंटिन्यूड, द मोमेंट इट इज विथड्रॉन, आपका एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा सिस्टम का, ठीक है? एंड द बॉडी विल देन टेंड टू मूव और स्टे इन अ यूनिफॉर्म स्टेट, be it the state of rest or be it the state of uniform motion, right? So the force is acting for 0.1 seconds. Body's mass I've mentioned, and the body was initially at rest. अभी body initially rest पर है, मतलब initial velocity उसका 0 है। फिर है the force is then withdrawn and the body moves with a velocity of 2 meter per second. 0.1 सेकेंड के बाद आपका फोर्स हटा दिया जाता है और उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो मूव करती है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है फोर्स को हटाने के बाद। तो फोर्स को हटाने के बाद अगर आपकी बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है, इसका मतलब जब फोर्स था, आई मीन दैट ड्यूरिंग दैट फोर्स, ड्यूरिंग दैट 0.1 सेकेंड टाइम ऑफ दैट फेज ऑफ एक्सेलरेशन, जो बॉडी को एक फाइनल वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी गई थी, वही बाद में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरह काम कर रही है जब फोर्स हटा दिया गया। तो दैट मीन्स जब फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था फॉर दैट ड्यूरेशन, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ एक्सेलरेशन द फाइनल वेलोसिटी व्हिच वाज इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट वाज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड फोर्स। सो इट्स वेरी सिंपल। फोर्स, देखिए बाकी कैलकुलेशंस आपकी वही हैं जो हमने मोशन इन 1 डायमेंशन में करी हैं, मोशन इक्वेशंस को यूज करके, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को यूज करके। चेंजेस फोर्स के चैप्टर में सिर्फ ये आ गया कि आपको फोर्स निकालना है जिसके लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए, जो आप पहले पुराने तरीके से निकाल सकते हैं मोशन इक्वेशंस को यूज करके, और आपको एक मास दिया होगा, उस मास के साथ उस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो मेन स्ट्रेटेजी यही रहेगी न्यूमेरिकल्स में। फोर्स रहेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज गिवन एज 2 kg एंड एक्सेलरेशन इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड। एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, ये आपको निकालना है, वेरी सिंपल। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस at, ये आपका फॉर्मूला होता है, मोशन इक्वेशन होती है। तो यहां से एक्सेलरेशन इज क्लियरली v माइनस u बाय t। तो फाइनल वेलोसिटी आपका 2 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है और टाइम आपका 0.1 सेकेंड का है। टाइम आपका 0.1 सेकेंड का है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। जो एक्सेलरेशन आएगी उसको हमने यहाँ पर यूज करना है और हमने फोर्स फाइंड करना है। आई शो यू हाउ। देखिए कुछ ऐसे हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, तो आपके पास फाइनली जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 40 न्यूटन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस सेज दैट 2 bodies A and B of same mass are moving with velocities v and 2v। ठीक है, यहाँ पे लेटर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया। दैट मीन्स फाइनल आंसर में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो आपको एक्सप्रेशन निकालना होगा या कोई रेशियो निकालने को पूछा होगा। तो वेलोसिटीज बोली है v एंड 2v नाउ रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स
For A, the velocity is v, and for B, the velocity is 2v. Then you have to compare their inertia in part A, and then you have to compare their momentums in part B. Let's do it. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में आपको दोनों के इनर्शियाज को कंपेयर करना है. अब दोनों के जो इनर्शियाज है, दैट मींस इनर्शिया ऑफ ए टू इनर्शिया ऑफ बी अगर हम निकालते हैं, इनर्शिया इज समथिंग विच इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और हमें ये बोला गया है कि ए और बी दोनों के मासेस सेम है. दे आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मासेस. तो इसका मतलब जो आपके मास ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ बी. दैट मीन्स इफ यू कंपेयर देयर इनर्शियाज, द कंपैरिजन रिजल्ट विल बी 1:1. दोनों का इनर्शिया सेम होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है, राइट. सेकेंड है, हमने इनके मोमेंटम को कंपेयर करना है. नाउ मोमेंटम ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए. मोमेंटम ऑफ बी इज मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी. दोनों के मासेस सेम है, वेलोसिटीज डिफरेंट है. और आपके पास जो ए का वेलोसिटी है वो बी की वेलोसिटी का जस्ट हाफ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए. ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिखती है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू गेट द रेशियो एज 1:2. That's it. So that's all for today. See you in the next video. Till then, take care. Bye.